ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म चैप्टर सेकंड क्लास टेंथ। ठीक है, फेडरलिज्म क्लास सेकंड, सॉरी क्लास टेंथ चैप्टर सेकंड। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम फेडरलिज्म के बारे में समझेंगे, फेडरलिज्म क्या होता है और फेडरलिज्म से अलग टाइप की गवर्नमेंट कौन कौन सी होती हैं, और सबसे फेडरलिज्म सबसे ज़्यादा फॉलो कहाँ किया जाता है, और इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है, फेडरल है या नहीं है। तो ये सब आज इस चैप्टर के बारे में हम समझेंगे और इंडिया की पॉलिटी को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, तो मैंने दो टाइप की पावर बताई थी। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमोंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। ठीक है, वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर होती है जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर शेयरिंग की जाती है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, सॉरी। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी फोकस इन द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग हमने पिछले में पढ़ा था। इन द मोस्ट कॉमनली रेफर्ड एज ए फेडरलिज्म, जिसको कि पावर शेयरिंग को हम क्या बोल देते हैं, फेडरलिज्म। वी बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म। फेडरलिज्म को समझेंगे हम। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, और इंडिया में फेडरलिज्म कैसे फॉलो किया जाता है। A discussion of federal constitutional provision is followed by analysis of the policies and politics that has strengthened the federalism in practice. तो कौन कौन सी पॉलिसी हैं जो स्ट्रेंथन करती हैं फेडरलिज्म को। टुवर्ड्स द एंड ऑफ चैप्टर वी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट को भी हम समझेंगे। ए न्यू एंड द थर्ड टायर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, जो कि एक थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म है इंडियन गवर्नमेंट का। तो ये सब चैप्टर का ओवरव्यू है, तो इस चैप्टर को हम करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। और अगर आपके फेडरलिज्म का डेफिनेशन समझ आ गई तो ये समझ लो आपको पूरी चैप्टर ही समझ आ गया, कोई ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फेडरलिज्म। लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो लास्ट वीडियो में हमने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा था, डेट वी सा इन द लास्ट चैप्टर। You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government। तो यहाँ पे बेल्जियम में क्या किया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को। रिड्यूस का मतलब क्या हुआ कि मतलब पावर कहीं और गई होगी, मतलब खुद के पास पावर नहीं रखी, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया पावर का। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर पावर का बंटवारा, पावर का शेयर कर देना। एंड टू गिव दीज पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट, और रीजनल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई थी। रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन द बेल्जियम इवन अर्लियर। They had their roles and power, but all these powers were given to these government and could be withdrawn by the central governments। ठीक है, तो ये पहले क्या होता था कि भाई जो गवर्नमेंट्स के जो रीजनल गवर्नमेंट थी उनके पास पावर थी, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर विड्रॉ करनी पड़ती थी उनको। द चेंज that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer dependent on central government। तो पहले क्या था, डिपेंडेंट थे सेंट्रल गवर्नमेंट पे, पावर जरूर थी लेकिन वो डिपेंडेंट थे। लेकिन अब क्या है, 1993 में जो चेंज हुआ वहाँ पे अब डिपेंडेंट नहीं है। द बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहले किस क्या थी, फेडरल का अपोजिट क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहले क्या थी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन आज के टाइम क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बेल्जियम। श्रीलंका का एग्जांपल देखते हैं। कंटिन्यू टू बी for all practical purpose a unitary system where the national government has all the power। लेकिन श्रीलंका में क्या है, यूनिटरी सिस्टम, आज भी नेशनल गवर्नमेंट के पास ऑल द पावर है। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम, और तमिल लीडर्स क्या चाहते थे, श्रीलंका एक फेडरल सिस्टम बने। फेडरल इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस यूनिट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या पकड़ सकते हैं, फेडरलिज्म की डेफिनेशंस क्या होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। फेडरल इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस। तो सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस के बीच पावर का डिवाइडेशन होता है। Usually, a federation has two levels of government. One is the government for entire country,
that is usually responsible for a few subject of common national interest। तो अब होता क्या है, देखिए फेडरल सिस्टम में दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, जो कि एक नेशनल लेवल पे काम करती है और एक लोकल लेवल पे काम करती है। ठीक है, पूरे देश के लिए काम करती है। जो पूरे देश के लिए काम करती है, कुछ ही सब्जेक्ट, ये देखिए फ्यू सब्जेक्ट पे काम करती है जो नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे होते हैं। ठीक है, द अदर are governments at the level of province or state level that took after much of the day to day administration of their state। तो डे टू डे स्टेट्स होता है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स होती है किसी भी स्टेट के लिए। बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, ये इंजॉय करते हैं अपनी अपनी पावर और एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट्स होते हैं, ये डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे बेल्जियम एक आज के टाइम क्या है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है जो कि इंडिपेंडेंट है, लेकिन पहले क्या था, यूनिटरी। फेडरल पॉलिटिक्स सिस्टम, यहाँ पे देखिए फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ कहाँ, कनाडा, यूएसए, ठीक है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये देखिए रेड जो भी हैं ये सब क्या है, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ये सब क्या है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। इंडिया, ये सब फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। अब नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। इन द सेंस ऑफ फेडरेशंस आर कॉन्ट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, तो मैंने बताया था कि भाई यूनिटरी गवर्नमेंट होगी, मतलब फेडरल का अगर हम अपोजिट वर्ड पूछे तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। या तो एक लेवल की यूनिटरी में क्या होगी, या तो एक लेवल की गवर्नमेंट होगी, या कोई गवर्नमेंट होगी तो सब यूनिट होगी, या सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स होगी। ठीक है, जैसे कि बेल्जियम, जैसे कि बेल्जियम का पहले जो हमने एग्जांपल देखा था वो क्या थी, सब ऑर्डिनेट थी। ठीक है, पहले जो स्टेट गवर्नमेंट थी, लेकिन आज के टाइम 1993 में इन्होंने चेंज किया और कॉन्स्टिट्यूशन में, और आज के टाइम क्या है, प्योर फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर सकती है ऑर्डर लोकल गवर्नमेंट पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अधीनता किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन फेडरल सिस्टम में होता क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। लेकिन यहाँ पे फेडरल में होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टांग नहीं अड़ा सकती। सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की खुद की पावर होती है और वो आंसरेबल नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट को। बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। वो दोनों गवर्नमेंट आंसरेबल होती हैं अपने अपने लोगों के लिए। सम ऑफ द की फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ये हाईलाइट करने का पोर्शन है। देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे दो लेवल होंगी तभी तो पावर का बंटवारा होगा, तो टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, ये वर्ड याद रखिए। डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शंस। तो अलग अलग जुरिडिक्शंस होते हैं, जैसे कि कुछ सेंटर की होती है, कुछ स्टेट की होती है। सेंटर अपने जुरिडिक्शन में काम करेगा, जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट के जो मुद्दे होंगे, और स्टेट जो स्टेट इंटरेस्ट के मुद्दे होंगे उन पे काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब। द जुरिडिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर गवर्नमेंट आर स्पेसिफिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुरिडिक्शंस होगा ना, वो किस में स्पेसिफाई होगा, कॉन्स्टिट्यूशंस में स्पेसिफाई किया गया होगा जुरिडिक्शंस को। सो दैट द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच देयर गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, ताकि उनको कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी दिया जा सके। अब इसको समझिए क्या बोल रहा है ये। मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बता रखा भाई ये पावर इसकी है, ये पावर उसकी है। मान लो अब पैसा छापने की पावर आ गई। अब कल को यूपी गवर्नमेंट ये बोले कि पैसा तो मैं छापूंगा, आप अपना पैसा छापिए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होगा कि भाई पैसा छापने की पावर किसके पास है, ठीक है, या कोई एक्ट में नहीं लिखा है, तो वो क्या होगी, यूपी गवर्नमेंट भी बोल सकती है कि पैसा तो हम भी छापेंगे क्योंकि हम सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है, तो इसलिए गारंटी दी जाती है, जुरिडिक्शंस को प्रॉपरली राइट डाउन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशंस में। फंडामेंटल प्रोविजंस, नेक्स्ट देखिए।
provisions of constitution cannot be unilaterally changed by one level of governments। तो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट नहीं कर सकते एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सच चेंज रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो दोनों गवर्नमेंट्स की सहमति लेनी जरूरी है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। तो कोर्ट्स दोनों के बीच में मतलब आ सकता है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज ए एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। अब ये क्या बोले, तो हाईएस्ट कोर्ट होगा वो दोनों के बीच में अगर लड़ाई हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तो आ सकता है। इसका एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हमेशा लड़ाई रहती है, उससे आप समझ सकते हैं। जैसे केजरीवाल और पीएम मोदी में लड़ाई रहती थी तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट बीच में आके डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की कोशिश करता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमीज। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यहीं पे सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है फाइनेंस पे। ठीक है, तो ये इसको क्लियरली मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशंस में। तो ये मतलब क्या है, क्लियरली मेंशंस पावर का क्लियरली मेंशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, द फेडरल सिस्टम डज हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो फेडरल का ड्यूल ऑब्जेक्टिव हो गया सेफगार्ड करना और प्रमोट करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेफगार्ड यूनिटी ऑफ ए कंट्री वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट और रीजनल डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट बनाए रखना। देयरफॉर टू एस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो एग्री होनी चाहिए कि ये पावर आपके पास है, ये पावर। दे शुड आल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट्स। तो वो अबाइड बंधे हुए हैं एग्रीमेंट से, उनको भी पावर शेयरिंग का एक ट्रस्ट होना चाहिए, आपस में भी ट्रस्ट होना चाहिए। An ideal federal system has both aspect mutual trust and agreement to live together। तो एग्रीमेंट भी होना चाहिए और साथ साथ में म्यूचुअल ट्रस्ट भी होना चाहिए। एग्रीमेंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो लॉ लिख रखे हैं कि भाई ये आपकी पावर है, ये पावर है, वो तो हो गया एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो उस एग्रीमेंट को भी मानना चाहिए और एक म्यूचुअल ट्रस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। दस balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed। There are two kind of routes through which the federation have been formed। अब ये क्या बोल रहा है कि दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं रहा तो एक दोनों के बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी। और फेडरेशन के रूट्स बताए गए, दे आर टू काइंड ऑफ रूट थ्रू विच फेडरेशन हैव बी फॉर्म्ड। तो फेडरेशन को बनाया गया था। फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन। हाँ, फर्स्ट रूल क्या है कि जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट है, मान लो ये 10 राज्य है मान लो आप, और ये सभी मिलके 4 राज्य, चलो मान ले चारों राज्य एक साथ आ गए कि भाई हम एक साथ रहेंगे, तो ये क्या हो गया, एक चारों मिलके एक देश बन गया और एक बिगर यूनिट बन गई। सो दैट बाय पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। तो इनकी क्या हो गई, एक सिक्योरिटी भी बन गई। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड द यूएसए। तो इस टाइप की क्या है, जैसे यूएसए में 50 स्टेट एक साथ आके रहने लगे, अब इस टाइप का यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विच द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट को पूरी पूरी पावर दी गई है, इक्वल पावर दी गई है। अब सेकंड रूट समझते हैं। वेर इज लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब लार्ज कंट्री एक पहले से ही वो एक कंट्री है लेकिन उसमें स्टेट बांट दिए गए हैं। ठीक है, जैसे इंडिया, तो वहाँ पे पावर का बंटवारा किया गया है। स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। ठीक है, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, यहाँ पे टुगेदर्स है। In this second category, central government tend to be more powerful vis-a-vis the state। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट के। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। तो बहुत
जगह देखा कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन की अनइक्वल पावर है। सम यूनिट आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स, और कुछ को स्पेशल पावर दी गई है। ग्लोसरी में देखिए जुरिडिक्शंस द एरिया और विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। तो जुरिडिक्शन क्या होता है कि एरिया होता है जहाँ पे आपकी अथॉरिटी होती है, मतलब आपके कानून चलेंगे, जुरिडिक्शन वो होता है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जेशंस है कुछ लोगों की कि भाई कोई कन्वर्जेशन ये बोला, कोई फेडरलिज्म को ठीक बोला, कोई तो ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, व्हाट मेक इंडिया एज ए फेडरल कंट्री। तो इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे बनता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे अब। ठीक है, तो अर्लियर हमने देखा था कि हाउ स्मॉल कंट्री लाइक बेल्जियम श्रीलंका फेस सो मैनी प्रॉब्लम हो मैनेजिंग डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। व्हाट अबाउट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। तो इंडिया एक बड़ी कंट्री है विद सो मैनी लैंग्वेज और रिलीजन्स। तो आप हमारा क्या है, डाइवर्सिटी से भी ज़्यादा है। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री। तो पावर शेयरिंग कैसे की गई है। Let us begin with the constitution. India has emerged as the independent nation after painful and bloody partitions. ठीक है, तो इंडिया एक क्या हो गया था, इंडिपेंडेंट नेशन बना था पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन के बाद। Soon after independence, several princely states become a part of the country. The constitutions declare India as the union of the state. और कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को क्या कर दिया था कि यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। Although it did not use the word federation. अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, लेकिन यहाँ पे एक फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं किया गया। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो इंडियन यूनियन किस पे बेस है, प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म से। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो अब जो 7 फीचर्स मैंने बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो आप वो देख सकते हैं सातों फीचर्स को, और इंडियन फेडरल कैसे है उसको आप समझ सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर ए टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट एंड व्हाट वी कॉल सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ, जब दो टाइप की गवर्नमेंट थी, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेटर थर्ड टाइप ऑफ फेडरलिज्म वाज आज लोकल गवर्नमेंट को भी बाद में ऐड किया गया, जिसको भी पंचायती राज बोल देते हैं और म्यूनसिपैलिटीज गवर्नमेंट बोल देते हैं। एज इन एनी फेडरल दीज डिफरेंट टायर्स ऑफ इंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन। तो इनकी सेपरेट जुरिडिक्शंस होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड ए थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, दस इट कंटेन ए 3 लिस्ट। तो यहाँ पे 3 लिस्ट बनाई गई है जिसमें कि पावर का बंटवारा किया गया है। ठीक है, यूनियन लिस्ट। तो इसमें क्या है, यूनियन से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं, यूनियन के पास जो पावर है, वो यूनियन मतलब आप समझ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इसमें कौन कौन से जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं, जस्ट सच एज आप देखिए डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। अब बैंकिंग का मैंने एग्जांपल लिया था पैसा छापने से। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे यूनियन लिस्ट में आता है। करेंसी, ठीक है, दे आर इंक्लूड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी। तो इनको इस लिस्ट में क्यों रखा गया है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी। अब सिक्के अगर मान लो यूपी के अलग सिक्के हों और हमारे दिल्ली के अलग सिक्के हों, तो क्या है, दोनों की अलग अलग वो हो गया, मिसमैच हो गया। तो यूपी के सिक्के दिल्ली में नहीं चलेंगे, दिल्ली के सिक्के यूपी में नहीं चलेंगे, इसलिए यूनिफॉर्मिटी के लिए करेंसी को किस लिस्ट में डाला गया है, यूनियन लिस्ट में। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है। अब नेक्स्ट देखिए स्टेट लिस्ट। इट कंटेन स्टेट एंड द लोकल इम्पोर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड्स, कॉमर्स। अब यहाँ पे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, यहाँ पे पुलिस किसके पास आती है। अब आपने दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई लड़ी देखी होगी कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। ठीक है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये आपका यहाँ पे डाउट खत्म हो जाना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट एक यूनियन टेरिटरी है जो कि सेंटर के अंदर आती है। दिल्ली गवर्नमेंट एक स्टेट नहीं है, तो इसलिए पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वहाँ पे। ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर्स एंड इरिगेशंस, तो ये सब क्या है स्टेट लिस्ट में। एक हो गया कॉन्करेंट, जिस पे भी दोनों का अधिकार होता है। कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सच एज एजुकेशंस, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडोप्शन एंड सक्सेशन। ठीक है,
both are union as well as state government can make law on these subject mentioned in the list. If these law conflict with each other, the law made by union government will prevail. यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात, अगर दोनों कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों अपने अपने बातें रख रहे हैं लेकिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो किसका लॉ प्रीवेल करा जाएगा, किसका लॉ माना जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देने की कोशिश की गई है। व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल्स इन एनी थ्री लिस्ट, तो एक लिस्ट और है जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आता, ठीक है, रेजिडरी सब्जेक्ट बोल देते हैं उनको, जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आ गया। मान लो आजकल जैसे इंडिया डेवलप कर रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे आईटी आ गया, पहले उस टाइम पे जब देश आज़ाद हुआ क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, तो उस टाइम पे नहीं थी, ठीक है। मान लो उस टाइम पे एक आईटी आया होगा, एकदम से एकदम बूम आया था आईटी का 1990 के आसपास, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट उनमें नहीं होता वो रेजिडरी सब्जेक्ट हो गया, और उस पे कौन काम करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो काम करते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट like computer software that came up आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज वेट, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे कंप्यूटर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिडरी सब्जेक्ट, तो ये कौन से सब्जेक्ट हो गए, रेजिडरी सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। तो इनको बोल देंगे रेजिडरी सब्जेक्ट। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। वी नोटेड अबाउट दैट द मोस्ट फेडरेशन दैट हैज formed by holding together do not give equal power टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट, जो होल्डिंग टुगेदर्स है, ठीक है, जो होल्डिंग टुगेदर से फॉर्म्ड हुए हैं उनको इक्वल पावर नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। दस ऑल स्टेट इन इंडियन यूनिट डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, ठीक है। तो इंडिया में इक्वल पावर नहीं दी गई है। सम स्टेट इंजॉय स्पेशल स्टेटस, स्टेट सच एज असम, नागाज, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इंजॉय स्पेशल पावर अंडर द सर्टेन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 371, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था आर्टिकल 370 में, उसकी उसी प्रकार से 371 में ये राज्य आते हैं, नागालैंड, ठीक है, असम, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और असम, ठीक है। माना, यहाँ पे आप माना से याद कर सकते हैं, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागा, माना, ठीक है। माना कि हमारे पास 371 आर्टिकल, आप इससे ट्रिक से याद कर सकते हो। पिकुलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, तो इनको स्पेशल पावर क्यों दी गई है, क्योंकि इनके लोकेशंस वगैरह के साथ सोशल पिकुलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस हैं। दीज स्पेशल पावर आर स्पेशली इंजॉयड इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शंस ऑफ द लैंड राइट ऑफ इंडिजीनियस पीपल, देयर कल्चर एंड प्रीफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। तो ये मतलब उनका कल्चर्स वगैरह बचाने के लिए, उनको गवर्नमेंट सर्विस मतलब उनको आगे लाने के लिए, फॉरवर्ड में करने के लिए उनको स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं उस राज्य को, माना राज्य को, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, ठीक है, इन राज्यों को। इंडिया हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाई लैंड और हाउस हियर, ठीक है। जो परमानेंट रेजिडेंस नहीं है वो वहाँ पे स्टेट में लैंड नहीं खरीद सकता। सिमिलरली स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट ऑफ इंडिया एज वेल, और कुछ अदर स्टेट के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। देयर आर सम यूनिट ऑफ द इंडियन यूनियन which enjoy very little power. There are areas which are too small or become an independent state but which could not be merged with any of the existing state. अब कुछ स्टेट ऐसे हैं जो एरिया हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जो किसी भी स्टेट के साथ मर्ज नहीं हुए, तो उनको क्या बोला गया, यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियंस के अंडर में आ गए, मतलब यूनियन की टेरिटरी, ठीक है। दीज एरिया लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी, तो इनको क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, ठीक है। दीज टेरिटरी डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट, इनके पास स्टेट की पावर नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरिया, तो इनको रनिंग करने के लिए स्पेशल पावर होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास।
This sharing of power between union government and the state government is basic to the structure of the constitutions। ठीक है, the sharing of power क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशंस का। मतलब कि अब इससे क्या समझते हो आप, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब हुआ कि इसको कॉन्स्टिट्यूशंस अब्रीच नहीं कर सकता। अगर अब्रीच करने की कोशिश करता है तो हमारी जुडिशरी क्या बोल लेगी, जुडिशियल रिव्यू ले सकती है और वो बोल सकती है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर को आप अब्रीज नहीं कर सकते। तो कोई भी लॉ अगर बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ बन जाता है तो वो लॉज क्या हो जाता है, नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, आपको आई होप समझ आ गया होगा। थोड़ा इस लाइन को आप दोबारा सुनिए। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंज टू पावर शेयरिंग एग्रीमेंट। तो ये इजी नहीं है क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, एनी चेंज टू इट हैज़ टू फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई चेंज करना है तो दोनों हाउस से, पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास कराना पड़ेगा विद एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेजोरिटी, तो 2/2 मेजोरिटी से। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। और रेटिफाइड यस करना पड़ेगा, 28 राज्य हैं तो 14 स्टेट को, कम से कम 14 स्टेट को यस करना पड़ेगा कि भाई हम ये लॉज को मानते हैं। अगर कोई लॉज ऐसा है जो कि फेडरलिज्म को हानि पहुंचा रहा है। द जुडिशरी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन overseeing the implementation of constitutional power provisions and procedures in case of any dispute about the division of power, the high court and the supreme court make a decisions। ठीक है, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट आ गया डिवीजन ऑफ पावर के बीच में, पावर को लेके, तो उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा। द यूनियंस एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्स इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू द ईच ऑफ देम। ठीक है, तो टैक्स वगैरह लगाने का काम कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों गवर्नमेंट की असाइन कर दी जाती है कि भाई ये वाला टैक्स ये गवर्नमेंट के पास जाएगा, ये वाला टैक्स ये कलेक्ट करेंगे। तो इस टाइप से होता है। तो टैक्स का हम जो आगे करेंगे ना पॉलिटी को और डीपली स्टडी करेंगे, तब टैक्स के बारे में और डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, इंडिया का स्ट्रक्चर्स है जिसमें कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। और जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आता और रेजुडरी सब्जेक्ट्स हो गए जिस पे कौन काम करता है, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये चैप्टर आपने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे आपको करना है, ये देखिए फिर हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। और फिर हम करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये हम पार्ट 2 में करेंगे और यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको फेडरलिज्म्स वगैरह क्या होते हैं, यूनियन लिस्ट क्या होती है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, ये सब समझ आ गया होगा। और फेडरलिज्म्स आप अपने इंडिया में किस टाइप का है ये भी आपको समझ आ गया होगा। फेडरलिज्म्स के कौन कौन से देश हैं हमने यहाँ पे देखे थे, यूएसए हो गया। ठीक है, तो और इंडिया फेडरलिज्म किस टाइप का है ये भी आपको समझ आ गया होगा कि मतलब इंडिया फेडरलिज्म है, कंप्लीट पावर इंडिया ने दे नहीं रखी। ठीक है, तो इस टाइप का इंडिया फेडरलिज्म्स है। तो ये चैप्टर यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।